नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्लास हमने कल आपको लगाई, कल आपको बताई। उसमें स्पेशल जो की पॉइंट्स थे और जो मेरे खुद के तैयार किए हुए जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूँ, जिसमें से इम्पोर्टेंट MCQ आपको आने वाले एग्ज़ाम CHO 2025 के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQ है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितना मैं आपको सिलेबस कवर कराऊंगा उसके अंदर से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन था पीडिया का वो कंटिन्यू हम आगे नेक्स्ट उसी वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने क्लास को कल स्टॉप किया था। और आज का जो फर्स्ट जो की पॉइंट है वो है यूनिवर्सल जो चिल्ड्रंस डे है वो कब मनाया जाता है। ये टाइप में स्प्रिंट है थोड़ा, क्योंकि खुद को टाइप करना पड़ता है तो कई बार जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो जाती है। तो यूनिवर्सल जो चिल्ड्रंस डे है वो कब मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बार जो NHM लेवल के जो एग्ज़ाम है वो CHO लेवल चाहे वो UP CHO, बिहार CHO, राजस्थान CHO, उत्तराखंड CHO, इन सभी के अंदर ये जो क्वेश्चन है कुछ एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और रिपीट होने के बाद भी हम जो इन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो हमें गलती नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और जो आपको इम्पोर्टेंट MCQ लगते हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, जो क्लास है इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, और जिससे कि आपको ये जो सिलेबस है जल्दी से जल्दी कवर होगा। और एग्ज़ाम में जो बेस्ट जो सिलेबस है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस है, जो कि कंपलसरी सिलेबस है, मैं उसी पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो आज की क्लास हम आगे कंडक्ट कर रहे हैं। तो जो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जो बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, और ये 1954 से शुरुआत की गई थी। तो 14 नवंबर को बाल दिवस है के रूप में मनाया जाता है, और हर ईयर पर ईयर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नेशनल जो पॉलिसी है चिल्ड्रंस के लिए, ये इंट्रोडक्शन ही कंटिन्यू हम कर रहे हैं। कल की क्लास में फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया और सेकंड पार्ट आज मैं बता रहा हूँ आपको कि नेशनल जो पॉलिसी है फॉर चिल्ड्रंस के लिए वो कब चालू की थी, शुरुआत की गई थी। बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति है वो कब लागू की गई थी, वो अगस्त 1974 अगस्त 1974 के अंदर इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों मीडिया में एक टॉपिक है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम है एक, जो कि जिसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर है जो इसके अंदर वर्क करती है, और आंगनवाड़ी वर्कर है वो 1000 पॉपुलेशन पे वर्क करती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आशा है, जो ANM है, तो उनकी पॉपुलेशन भी पूछी जाती है, तो वो कितने पॉपुलेशन पे वर्क करती है। तो आंगनवाड़ी वर्कर का पूछा गया तो वो 1000 पॉपुलेशन पे वर्क करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो कंपलसरी एजुकेशन है, जो ICDS के अंदर जो कुछ एक इसकी जो क्राइटेरिया है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स मान लो आप, जो ICDS के अंदर क्या क्या चीज़ कंपलसरी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है। तो ICDS के अंदर क्या होती है, जो कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी होती है 14 साल तक के बच्चों को। 14 साल तक का जो बच्चा है उसको कंपलसरी शिक्षा है जो मिलनी चाहिए, ये इसकी एक गाइडलाइंस है। प्रायोरिटी ऑफ प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रंस इन क्लाइमेट्स नेशन सुप्रीमली असेस्ड है, जो आपदाओं में बच्चों की सुरक्षा है उनको प्राथमिकता देना राष्ट्र की सर्वोच्च संपत्ति है। तो प्रायोरिटी इसको बोल रहा है, जो भी आपदा होती है, कई बार जैसे कोई बाढ़ आ गई कुछ और, तो वहाँ पे जो बच्चों को है जो उनको सुरक्षा है उनकी प्राथमिकता देना, ये भी एक इसका जो है वो एक मतलब मोटिव है। अच्छा, नेक्स्ट हम कुछ एक एक्ट पढ़ेंगे, जो एक्ट के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एक्ट कब आया था और किसके लिए ये एक्ट बना था, ये कब लागू हुआ था। तो ये कुछ एक्ट है जो कि पीडिया के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंस रखते हैं, और इन्हीं में से एक से दो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो फर्स्ट हमारा चिल्ड्रंस एक्ट है, जो चिल्ड्रंस बाल अधिनियम एक्ट है वो कब आया था, वो 1960 के अंदर आया था, और अमेंडेड इसको संशोधित कब किया गया था, तो ये 1977 को इसको संशोधन किया गया था। तो ये जो 1960 के अंदर जो बाल अधिनियम आया था और इसका संशोधन हुआ था 1977, और ये संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर इसको ये लिखा गया है, तो ये अनुच्छेद 39 39वें नंबर पे ये लिखा गया है।
नेक्स्ट हमारा है 1978 के अंदर आया था। 1978 के अंदर बाल विवाह को अपना रोकना, बाल विवाह को रोकना, ये जो एक्ट है, जो अधिनियम है, वो कब लागू हुआ था? ये 1978 को लागू हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चों को। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। इन्फेंट्स किसको कहा जाता है? तो इन्फेंट्स कहा जाता है जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको इन्फेंट्स कहा जाता है। नियोनेट फ्रॉम बर्थ से लेकर के जो 28 दिन का जो बच्चा होता है, उसको नियोनेट कहा जाता है। और नियोनेट के अंदर भी मैंने आपको कल बताया था कि एक अर्ली नियोनेट होता है और एक लेट नियोनेट होता है। जो फर्स्ट 7 डे तक होता है उसको अर्ली कहा जाता है, और जो 8वें दिन से लेकर के 28 दिन तक का होता है उसको लेट नियोनेट कहा जाता है। ये एज के अकॉर्डिंग इनके नाम है, वर्ड है, ये हमें पता होना चाहिए। टोडलर किस एज के बच्चों को कहा जाता है? तो टोडलर कहा जाता है 1 से 3 साल तक के बच्चों को टोडलर कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी सेफ्टी, मतलब सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी 1 से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये दी जाती है, उनको इसी चीज़ की प्राथमिकता दी जाती है कि आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि इस एज में बच्चा चलने लग जाता है खड़ा होके, तो उसमें गिरने के चोट लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस एज 1 से 3 साल तक के जो एज के बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है वो सेफ्टी की दी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी प्री स्कूलर किनको कहा जाता है? जो 3 साल से लेकर के 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको प्री स्कूलर के अंदर काउंट किया जाता है, जिसके अंदर मेल चाइल्ड है जो चाइल्ड बाई 3 टू प्री स्कूलर होता है 3 से लेकर के 6 साल तक के। और जो स्कूल एज होती है चाइल्ड बॉय की, वो 3 से 12 साल तक की स्कूल एज जिसको काउंट किया जाता है वो 3 से 12 साल की तक की होती है। मेल चाइल्ड की बोलते हैं तो 6 से 12 साल तक होती है, और फीमेल चाइल्ड की तो ये 6 से 10 साल तक इसकी स्कूल एज होती है। अच्छा, प्री स्कूलर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की स्कूल आयु का बच्चा होता है, 12 वर्ष तक का लड़का और 6 से 10 वर्ष तक की लड़की। एडोलसेंट का ये मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो एडोलसेंट या टीनेजर का जो क्वेश्चन है, ये पिछली बार के CHO एग्ज़ाम में रिपीट हुआ था। और ये एम्स का जो पिछला एग्ज़ाम आया था एम्स 2024, उसके अंदर भी 2023 उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। एडोलसेंट की एज पूछी थी, और एडोलसेंट का एज का पूछा था भी किस ईयर तक के बच्चों को एडोलसेंट कहा जाता है। तो एडोलसेंट या टीनेजर, तो एज फ्रॉम मेल 13 से 19 साल तक का जो मेल है उसको एडोलसेंट कहेंगे, और फीमेल है वो 11 से 19 साल की है तो उसको फीमेल एडोलसेंट कहेंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार 2 से 3-4 बार पिछले जस्ट एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो आगे भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्यूबर्टी ऑफ मैच्योरेशन, जब प्यूबर्टी एक बच्चों के अंदर एक जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो उसके अंदर प्यूबर्टी वर्ड आएगा। प्यूबर्टी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके अंदर क्या एडोलसेंट जो होते हैं ना, एडोलसेंट के अंदर भी 2 चीज़ होंगी, अर्ली एडोलसेंट होगा और लेट होगा। जैसे अर्ली न्यूनेट और लेट न्यूनेट, वैसे भी एडोलसेंट के अंदर एक अर्ली हो गया, एक लेट हो गया। तो अर्ली के अंदर 10 से 14 साल के बच्चे आते हैं, और लेट के अंदर 15 से 19 साल तक के बच्चे। तो टोटल क्राइटेरिया ये है कि 13 साल से लेकर के 19 साल तक का जो मेल बच्चा है उसको हम एडोलसेंट के अंदर या टीनेजर के अंदर काउंट करेंगे, और जो 11 साल से 19 साल तक की गर्ल्स है जो फीमेल है उसको हम एडोलसेंट के अंदर। अडल्ट मेल और फीमेल भी अपने उनकी भी एज अगर पूछें तो अडल्ट मेल की एज हम पूछें तो 20 से लेकर 60 साल तक होती है, और अडल्ट फीमेल की देखें तो ये 20 से लेकर 50 ईयर तक होती है। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे जो वेट के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या कहा जाता है। जब बेबी का बर्थ होता है तो नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, अगर वेट ओवर है तो उसको क्या कहते हैं, कम है तो उसको क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि LBW, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है लो बर्थ वेट बेबी। LBW लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी किसको कहा जाता है, या इस क्राइटेरिया के अंदर कौन से बच्चे आएंगे जिनका वज़न 2.5 किलो 2.5 kg से कम है। वज़न जन्म के समय बच्चे का जो जन्म है वो अगर 2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलो से जिसका वज़न कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, LBW या लो बर्थ वेट बेबी कहा जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वेरी लो बर्थ वेट बेबी, VLBW वेरी लो बर्थ वेट बेबी। तो जिसका
वज़न बच्चों का बर्थ के समय 1.5 केजी से कम होता है। जो 1.5 किलो से बच्चे जन्म के समय में कम होते हैं उनको VLBW वेरी लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जाना जाता है और उनको इसी क्राइटेरिया के अंदर, इसी कैटेगरी के अंदर इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ELBW, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी का मतलब होता है कि अत्यंत कम जन्म के समय अत्यंत कम वजन वाला बच्चा, अत्यंत बहुत ही ज़्यादा, जिसके मतलब वो प्री मेच्योर तो होगा ही होगा और जिसके आगे लाइफ कंटिन्यू करने का चांसेस भी बहुत कम होते हैं, और जो कि जिसका वज़न क्या होता है भी 1 किलोग्राम से भी कम होता है। तो ऐसे बच्चे आगे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कम सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसको एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। और नॉर्मल जो बर्थ वेट बेबी है वो 2.5 से लेकर के 3.5 तक उसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भी जो टाइम के अकॉर्डिंग जो बच्चा है, जो बेबी है जिसका बर्थ हो रहा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग किस नाम से जाना जाएगा। जब वो टाइम टोटली जो उसकी जो एज है जो बर्थ की वो 9 मंथ कंप्लीट है, 9 मंथ से पहले हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्री टर्म या प्री मेच्योर इमेच्योर बेबी किसको काउंट करेंगे। जो बच्चा 37 वीक जो पूरी गेस्टेशनल एज होती है, तो 37 वीक से पहले या 259 डेज से पहले हो जाता है, समय से पहले जन्मे बच्चे या समय से पहले जो जन्मे बच्चे जो अपरिपक्व शिशु होते हैं, 37 सप्ताह या 259 दिन से पहले जो बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो उनको प्री मेच्योर या प्री टर्म बेबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्म बेबी। टर्म बेबी वर्ड से ही पता लगा, टर्म मतलब पूर्ण अवधि है, मेच्योर बेबी है, तो वो कितने टाइम का होगा, वो 37 वीक से लेकर के 42 वीक तक का काउंट होगा। उसको 259 टू 294 डेज तक काउंट किया जाए। पूर्ण अवधि परिपक्व शिशु जो होता है, जो टर्म बेबी है, उसकी जो एज है वो 37 वीक से लेके 42 वीक्स तक काउंट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोस्ट मैच्योर। प्री टर्म हमने पढ़ा, टर्म बेबी हमने पढ़ा, एक होता है पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म मेच्योर या पोस्ट टर्म बेबी किसको काउंट करेंगे, जो बेबी है वो 42 वीक्स के बाद डिलीवर होता है। पोस्ट मेच्योर बेबी जिसको हम काउंट करेंगे, तो वो किस बेबी को काउंट करेंगे, जो बच्चा 42 सप्ताह की अवधि के बाद काउंट होता है, तो उसको हम पोस्ट मेच्योर बेबी के नाम से जाना जाता है। उसको उनको पोस्ट मेच्योर बेबी के अंदर काउंट किया जाता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ें कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, उसके अंदर जो स्पेशलिटी है वो क्या क्या होती है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, वो हम आगे धीरे धीरे इस क्लास में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो जो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक होती है जो बच्चे की, वो क्या होना चाहिए। नॉर्मल एक बेबी का बर्थ हो रहा है, तो नॉर्मल एक बेबी का जो वेट है वो कितना होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका हेड सरकमफ्रेंस है, चेस्ट है, तो वो सब कुछ कितना होना चाहिए, वो उसका जो एक जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये आपको याद रखने हैं, राइट डाउन करके रखने हैं, और इनमें से ही आपको एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे आपको। तो जो नॉर्मल बच्चे का वज़न है वो कितना होना चाहिए, वो 2.5 से लेकर के 3.9 किलोग्राम तक होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चे की लेंथ वो कितनी होनी चाहिए, वो 48 से लेकर के 53 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। एवरेज इसकी आगे होती है 50 सेंटीमीटर। जो बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस है वो कितना होना चाहिए, ये एट बर्थ की बात कर रहा हूँ, जन्म के समय जो टर्म बेबी है, और टर्म बेबी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एक टर्म बेबी अगर जन्म के समय है, जो टर्म बेबी है उसका वेट कितना होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी है, उसका हेड सरकमफ्रेंस कितना है, 33 से लेकर के 37 सेंटीमीटर तक इसका होना चाहिए। और चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो कितना होना चाहिए, वो 30 से लेकर के 33 सेंटीमीटर होता है। और आपको एक बात बता दूं कि ये जन्म के समय बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस बड़ा होता है और चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो छोटा होता है, लेकिन 1 साल की एज पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों जो इक्वल हो जाते हैं 1 ईयर की एज के अंदर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे जो बच्चों के अंदर फिजियोलॉजिकल जो करेक्टरिस्टिक होती है वो क्या क्या होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, एट बर्थ के टाइम में बच्चे के अंदर जो फिजियो को अपने क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है वो चीज़। तो बच्चे के अंदर जो आरबीसी काउंट होते हैं वो 6 से 8 मिलियन तक होते हैं। एट बर्थ जब बच्चा जन्म लेता है तो आरबीसी बच्चे के अंदर है वो 6 से 8 मिलियन तक होती है। और डब्ल्यूबीसी काउंट है वो 10,000 से लेकर 17,000 तक होती है। प्लेटलेट्स है वो 3.5 लाख के
लगभग होती है। तो ये हमें बड़े बड़े मोटा मोटा एक इनमें से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट आंकड़ा है जो कि हमें मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि आरबीसी है वो 6 से 8 मिलियन होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी है वो 10,000 से 17,000 होनी चाहिए। अब जैसे डब्ल्यूबीसी है 10,000 से 17,000 बच्चों के अंदर कॉमन होती है और नॉर्मल होती है 8 बर्थ के टाइम। लेकिन यही अगर एडल्ट के अंदर हो, अगर 12,000 15,000 17,000 काउंट हो तो ये इन्फेक्शन के अंदर काउंट किया जाता है। लेकिन बच्चों के अंदर ये चीज़ डब्ल्यूबीसी काउंट है वो 10,000 से लेकर के 16-17,000 तक इसको नॉर्मल काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें आईजीजी, जो हाइट के लिए जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, आईजीजी, आईजीए, ई, आईएमएम, आपको धीरे धीरे सभी पढ़ाऊंगा आगे। तो जो बच्चों में हाइट के लिए जो इम्यूनोग्लोबिन है वो जो जिम्मेदार होता है उसका नाम है आईजीजी। और ये किसके थ्रू आगे चलता है, कंटिन्यू करता है, तो ये होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ये माँ से बेबी के अंदर ये जाता है। इसका जो आगे स्प्रेड आगे चलने का जो तरीका है, जो माँ से बेबी तक डिलीवर होने का जो तरीका है वो है बाय प्लेसेंटा के थ्रू, ये प्लेसेंटा के थ्रू ये जाता है। आईजीजी है जो ऊंचाई के लिए जिम्मेदार होता है, बच्चे की हाइट के लिए ये जिम्मेदार होता है। बच्चे के अंदर जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पान पूछा गया। नॉर्मल एडल्ट के अंदर आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज हम कंसिडर करते हैं, 120 डेज उसको माना जाता है। और जो बच्चे हैं एट बर्थ के टाइम जो बच्चा होता है उसको हम जो न्यूनेट है, जो न्यू बॉर्न है, उसका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 60 से लेकर के 80 डेज। तो ये 60 से 80 दिन तक का होता है। ब्लड वॉल्यूम जो बच्चे की है वो 80 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट एक और इम्यूनोग्लोबिन के बारे में मैं बात करूँगा, आईजीए। आईजीए है उसका जो माँ से बेबी के अंदर जो डिलीवर होने का जो तरीका है वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। जो आईजीए है वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ये जो संचारित होता है, माँ से लेकर के बच्चे तक जाता है। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है बच्चे का वो कितना होता है, वो 40 to 60 mg/dl होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 36.5 सेंटीग्रेड से लेकर के 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बच्चे की हार्ट रेट के बारे में हम बात करें तो बच्चे की जो नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो 110 से लेकर के 160 तक इसको पर मिनट के इसको क्या अपने नॉर्मल कंसीडर करेंगे। और 140 जो डेसिबल है इसको पर मिनट के हिसाब से नॉर्मल कंसीडर माना जाता है। और अगर अडल्ट के अंदर बात करें तो 140, अगर 160 होती है तो उसको हम टेकिकार्डिया के अंदर काउंट करते हैं। और बच्चा जब स्लिप कर रहा है तो जब बच्चा सो रहा होता है तो बच्चे की जो हार्ट बीट है वो थोड़ी स्लो होती है, वो 80 से लेकर के 100 बीट पर मिनट तक होती है। लेकिन कई बार जब बच्चा क्राई करता है, जब वो रोता है, तो बच्चे की हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है और वो 180 तक चल जाती है और 180 तक उसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे बच्चे का। तो रेस्पिरेशन बच्चे का 30 से लेकर 60 नॉर्मल पर ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होता है, 40 ब्रीथ है पर मिनट है श्वसन दर है उसको नॉर्मल माना जाता है। और एडल्ट के अंदर इसको है जो 16 से लेकर के 20 तक हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम 5 ml पर बीट के अकॉर्डिंग होता है। कार्डिक आउटपुट की बात करें तो 500 ml पर मिनट के हिसाब से होता है। और 255 ml पर मिनट फीटस के अंदर, जो वुम्ब के अंदर, जो गर्भ के अंदर है, पेट के अंदर है, उसकी हम बात करें तो ये 255 ml पर मिनट के हिसाब से होगा। अच्छा, बच्चे का हम न्यूबॉर्न का ब्लड प्रेशर हम देखते हैं तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमें पता है 120/80 होता है। लेकिन बच्चे का हम देखेंगे, न्यूबॉर्न का देखेंगे हम तो उसके अंदर 80/60 होता है और इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। 60 to 80 इसको हम जो सिस्टोलिक बीपी है वो 80 से लेकर के 60 तक होगा और जो डायस्टोलिक बीपी है वो 40 से लेकर 25 तक होगा, तो हम इसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बच्चे के अंदर जो बोन्स हैं, टोटल बोन्स है वो 280 से लेकर के 300 बोन तक होती है। जो एक न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके अंदर जो बोन्स है वो अलग अलग होती है और अलग अलग होने के कारण जो बोन्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और मसल्स हैं जो 650 मसल्स होते हैं और लेकिन बोन्स है जो आगे जाके एडल्ट के अंदर जुड़ने के बाद कम हो जाती हैं और वो 206 रह जाती है। और जो मसल्स है वो है 639 है, वो एडल्ट के अंदर मसल्स रह जाती है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट कंटेंट हमारा जो हमने
आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम CHU के लिए स्पेशल तैयार किया है। तो आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर देना, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।